नमस्कार, मैं अजय झा पैरवीसी कोडिकोन और मौसम की तरफ से आपका इस कॉप 27 सीरीज में स्वागत करता हूं। कॉप 27 कुछ ही दिन में शर्म अल शेख इजिप्ट में शुरू होने वाला है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कि इस कॉप से क्या अपेक्षाएं हैं और इस कॉप के एजेंडे पे क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2022 जो है अभी तक दो चीजों के लिए जाना जाता है। एक तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है और 6 महीने से अधिक हो गए हैं, ये युद्ध अभी भी चल रहा है। इसका पूरी दुनिया के एनर्जी सिक्योरिटी पे, फाइनेंस पे, फर्टिलाइजर पे और फूड पे असर पड़ा है। और पूरी दुनिया में एक तरह से फ्यूल क्राइसिस, फूड क्राइसिस और फाइनेंस क्राइसिस बढ़ा है इस युद्ध के चलते। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात है कि 2022 में अगर हम पर्यावरण के हिसाब से देखें, जलवायु के हिसाब से देखें, तो 2022 सबसे दूसरा हॉटेस्ट समर माना जा रहा है। और काफी गर्मी रही। एशिया से लेके यूरोप, अमेरिका की तक की हम लोग बात करें तो यूरोप के देशों में स्पेन और पोर्चुगल में ही जुलाई के दौरान 2 सप्ताह में 1700 से ज्यादा लोग हीट वेव्स की वजह से मरे। यूके में पहली बार तापमान 40 डिग्री छुआ और स्पेन और पोर्चुगल में कई जगह जो है 42 डिग्री था। तकरीबन आधा यूरोप जो है ड्राउट की चपेट में था इस समय पूरे। और इसी तरीके से अमेरिका में भी तकरीबन 70% से अधिक, 70% से ज्यादा लोगों ने गर्म हवाओं को एक्सपीरियंस किया। और चीन में भी सुखाड़ का काफी बड़ा साया रहा। और इन सारी जगहों पे पानी की कमी रही, बेहद कमी रही। और मतलब चीन और यूरोप के देशों में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए या हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए पानी की दिक्कतें हो रही थी। और एनर्जी क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए और गर्मी को ध्यान में रखते हुए जहां पानी की भारी कमी हुई, वहीं पे कई देशों ने फिर से कोल फायर्ड प्लांट्स को जमाना शुरू किया और कई पुराने कोल फायर्ड प्लांट्स जो थे उसको भी एक्सटेंड किया। उसके अलावा भारत में भी 280 दिन हीट वेव्स के एक्सपीरियंस किए गए। और अगर आप देखें तो ये नंबर ऑफ हीट वेव्स जो है डेज, ये 10 साल पहले सिर्फ 40 दिन थे। तो काफी गर्मी रही। मार्च की शुरुआत से ही उसका खेती पर भी काफी असर पड़ा और भारत और पाकिस्तान में मिला के 100 से ज्यादा लोग तकरीबन इस हीट वेव में मारे गए। लेकिन हीट वेव के अलावा बाढ़ की विभीषिका भी रही इस दौरान। और हम देखें अगर पूरी दुनिया में, नाइजीरिया में भयंकर फ्लड्स आए, साउथ अफ्रीका में भयंकर फ्लड्स आए, पाकिस्तान में अभी हाल में ही भयंकर फ्लड्स आए। और पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, 1700 से ज्यादा लोग मरे। और पाकिस्तान की सरकार का आकलन है कि तकरीबन $4 अरब का, $440 बिलियन का उनको नुकसान इस बाढ़ की वजह से हुआ है। तो पूरी दुनिया में इस बार जलवायु की त्रासदी अभी तक काफी रही है। और ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट बैकड्रॉप हैं जिसमें कि ये कॉप हो रहा है। हम लोगों की अपेक्षा ये है कि लॉस एंड डैमेज की बातचीत इन सबको ध्यान में रखते हुए काफी रहेगी इस कॉप में। और जैसा कि आप सबको ध्यान होगा कि पिछली कॉप 26 जो ग्लासगो में हुई थी, उसमें भी क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज ने बहुत मजबूती से ये मांग रखी थी कि एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए लॉस एंड डैमेज को एड्रेस करने के लिए। लेकिन वो पिछली बार कॉप ने इस डिमांड को स्वीकार नहीं किया था। इस बार भी लगता है कि वही बातें फिर से मजबूती से रखी जाएगी। और इस बार हम लोग इसलिए भी अपेक्षा करते हैं क्योंकि पाकिस्तान खुद G77 का चेयर है। और अफ्रीका में ये कॉप हो रहा है। और अफ्रीका के देश नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सहेल में सुखाड़, ड्राउट बहुत कई सालों से लगातार चल रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को लगता है कि कॉप की चर्चा में लॉस एंड डैमेज का खास तौर से काफी दबाव रहेगा विकासशील देशों द्वारा कि लॉस एंड डैमेज के लिए कोई फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए। और एक तरह से देखें, कई हालिया रिपोर्ट बताती है कि लॉस एंड डैमेज की फाइनेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। इनका कहना है कि 2020 तक 116 से लेके $435 बिलियन तक का रेसिडुअल डैमेज बियॉन्ड अडेप्टेशन, मतलब अडेप्टेशन करने के बाद भी ये डैमेज जो है क्रिएट हो सकता है लॉस एंड डैमेज की वजह से।
और 2050 को अगर देखें तो 290 से लेके 580 बिलियन डॉलर तक का लॉस एंड डैमेज का एक्सटेंट बताया जाता है। और सदी के अंत तक ऐसा हालिया रिपोर्टों का मानना है कि लॉस एंड डैमेज का जो क्वांटम है वो 1 ट्रिलियन से लेके 1.8 ट्रिलियन तक हो सकता है। तो इस तरह की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसके लाइट में अगर हम लोग देखें तो बहुत कुछ कंट्री ही अभी तक लॉस एंड डैमेज पे पैसे देने के लिए या इस पे एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्रिएट करने के लिए राजी हुए हैं। और पिछले कॉप में स्कॉटलैंड ने 2 मिलियन पाउंड्स दिए थे। वालोनिया जो कि बेल्जियम का एक रीजन है, उन्होंने 1 मिलियन यूरो दिया था। उसके अलावा जर्मनी और न्यूजीलैंड भी सहमत थे लॉस एंड डैमेज को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए। और हाल के कुछ महीनों में डेनमार्क ने भी तकरीबन 100 मिलियन क्रोनर का एक घोषणा की है कि वो लॉस एंड डैमेज के लिए देना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ जो है गैर सरकारी संस्थाएं, चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन है, ग्लोबल ग्रीन ग्रांट्स फंड है, ह्यूलेट फाउंडेशन है और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, इन संस्थाओं ने भी सहमति दी है कि ये भी लॉस एंड डैमेज फाइनेंशियल मैकेनिज्म के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसमें अपना योगदान देना चाहते हैं। तो इस बार कॉप की बैठक में और बातचीत में हम लोगों को लगता है कि लॉस एंड डैमेज का मुद्दा बहुत मजबूती से उभर कर आएगा और विकासशील देश दबाव बनाएंगे विकसित देशों पे कि लॉस एंड डैमेज को एड्रेस करने के लिए एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए। हालांकि आयरॉनिकल ये है कि कॉप के एजेंडा पे अभी भी लॉस एंड डैमेज उस तरीके से कॉप के एजेंडा पे नहीं है। और G77 एंड चाइना के चेयर के नाते पाकिस्तान ने कॉप प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिखी है कि लॉस एंड डैमेज पे बात करने की बहुत आवश्यकता है और इसको एक तरह से कॉप 27 के एजेंडा पे रखा जाए। तो हमारी अपेक्षा है कि कॉप 27 के एजेंडा पे लॉस एंड डैमेज होगा और हम बातचीत में थोड़ी प्रगति देखने में सफल होंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा इस कॉप में क्लाइमेट फाइनेंस का होने वाला है हमारी समझ से। और क्लाइमेट फाइनेंस हमेशा ही जरूरी रहा है और ये एक 2009 का पुराना प्रॉमिस है डेवलप्ड कंट्रीज का कि 2020 से वो $100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस में देंगे, लेकिन अभी तक वो वायदा पूरा नहीं हो पाया है। और कॉप 26 में जर्मनी और कनाडा ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उनका कहना था कि 2019 में $79.8 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस में दिया गया है और उनकी अपेक्षा थी कि 2023 तक जो है ये $100 बिलियन का वायदा पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। और अभी भी जो एक रिपोर्ट आई है OECD की, उनका कहना है कि 2020 में क्लाइमेट फाइनेंस जो है $83 बिलियन तक ही पहुंचा था, मतलब $17 बिलियन की अभी भी कमी है। खास करके जहां एडेप्टेशन की माने तो ये कुल क्लाइमेट फाइनेंस का 1/3 था, तकरीबन $28 बिलियन के आसपास था। तो इसको लेके विकासशील और छोटे देशों में और द्वीपीय देशों, अल्प विकसित देशों में बहुत रोष है और हम लोगों को लगता है कि ये एक मुद्दा है जिसपे कि विश्वास बनाना जरूरी है। और जब तक विकसित देश इस पे एक क्लियर रोड मैप नहीं देंगे कि 100 बिलियन वो कैसे पूरा करने की कोशिश करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि विकासशील देशों को नेगोशिएशंस में काफी रुचि नहीं रहेगी और काफी चर्चाएं जो है फाइनेंस और लॉस एंड डैमेज के आसपास ही रहेगी। उसके अलावा एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल भी बनाने की बात कही गई है, जिसमें कि 100 बिलियन का फ्लोर तो ये 2009 में तय किया गया था, लेकिन 2025 के आगे ये फ्लोर क्या हो इस पे भी चर्चा होगी कॉप में। हम लोगों का मानना है कि इस संख्या का निर्धारण या इस अमाउंट का निर्धारण जो है, हमारे जो एक्सपीरियंस रहे हैं अभी तक डिलीवरी के और अभी तक जो नीड्स निकल के आई है या आवश्यकताएं क्लाइमेट फाइनेंस की कितनी है वो निकल के आई है, उसके बिना पे इसका निर्धारण होना चाहिए, बजाय कि कोई मिथिकल फिगर जैसे $100 बिलियन 2009 में कोपेनहेगन में इन्होंने ले लिया था उसके बजाय। इस पे भी हम लोग चर्चा में प्रगति की अपेक्षा रखते हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो अडेप्टेशन है और अडेप्टेशन या अनुकूलन विकासशील देशों के लिए, द्वीपीय देशों के लिए और जो अल्प विकसित देश हैं उसके लिए बहुत जरूरी है।
जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा कि पेरिस अग्रीमेंट में आर्टिकल 7 में ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन की बात कही गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब से कोई इस पे प्रगति नहीं हो पाई थी। ग्लासगो में एक 2 साल की प्रक्रिया शुरू की गई, ग्लासगो शर्मल शेख डायलॉग जिसको कहते हैं, ऑन जीजीए, और अभी तक ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन या अडेप्टेशन की बात कहें तो उसके डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही है, एनहांसिंग अडेप्टिव कैपेसिटी, स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस एंड रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज। लेकिन इसमें मदद देशों को कैसे की जाए, उसका तरीका क्या होगा, इसके लिए मैकेनिज्म क्या होगा, ये सब चीजों पे बहुत प्रगति की आवश्यकता है। और चूंकि इस बार अफ्रीका में भी हो रहा है, तो हम लोगों का मानना है कि अडेप्टेशन पे भी इक्वली इम्पोर्टेंट फोकस जो है वो नेगोशिएशंस में होगा। अभी यूनेप हाल में ही एक अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट लेके आया है, जिसका कहना है कि 84% देशों ने अपने एनडीसीज में अडेप्टेशन की बात कही है, लेकिन अभी तक अगर उस पे एक्शन की बात करें तो ज्यादातर अडेप्टेशन जो है वो प्लानिंग के लेवल पे ही है और उसमें ह्यूज फाइनेंसिंग गैप है। और यूनेप का मानना है कि 160 से लेकर 340 बिलियन डॉलर की आवश्यकता प्रत्येक साल 2030 तक अडेप्टेशन के लिए हो सकती है, और 315 से लेकर 565 बिलियन डॉलर की आवश्यकता प्रत्येक साल 2050 में अडेप्टेशन के लिए हो सकती है। तो ये काफी बड़ी संख्या है। इसके लाइट में अगर हम लोग देखें तो पिछली साल कॉप ने कहा था कि हम 2025 तक कोशिश करेंगे कि अडेप्टेशन फाइनेंस को दुगुना करके तकरीबन 40 बिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाए, जो कि ये जो फाइनेंस रिक्वायरमेंट है यूनेप ने जो अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट में दी है उसकी तुलना में काफी कम है। इसके अलावा अडेप्टेशन और क्लाइमेट फाइनेंस के संदर्भ में बहुत सारे विकासशील देशों का ये भी मानना है कि सबसे पहले हमको क्लाइमेट फाइनेंस को डिफाइन करने की जरूरत है बहुत क्लियरली, क्योंकि किसी भी तरह का फाइनेंस, ह्यूमैनिटेरियन फाइनेंस हो, ओडीए हो, क्लाइमेट फाइनेंस हो, वो भी अभी जो है वो क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर गिन लिया जाता है। और इसमें ज्यादातर अगर हम लोग देखें 70% से ज्यादा क्लाइमेट फाइनेंस में वो लोन है रादर दैन ग्रांट। इसमें न्यू और एडिशनल फाइनेंस की अगर हम बात करें तो वो बहुत थोड़ा है। इसलिए विकासशील देश और छोटे देश चाहते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस को क्लियरली इस्टेब्लिश किया जाए, और भारत ने भी इस बार कहा है कि हम लोग ये मजबूती से मांग रखेंगे कि क्लाइमेट फाइनेंस को भी डिफाइन किया जाए। लॉस एंड डैमेज, क्लाइमेट फाइनेंस, अडेप्टेशन और अडेप्टेशन फाइनेंस के अलावा सबसे जो एक तरह से मूल बात है वो है मिटिगेशन के बारे में। और अभी कॉप से पहले लगातार कई रिपोर्टें आई है, आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है, यूएनएफसीसीसी की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है, यूनेप की एमिशन गैप की रिपोर्ट आई है, जिनका सबका मानना है कि अभी तक के जो प्रयास हैं और प्लेजेस हैं वो बहुत ही नाकाफी हैं। जो हमारा टेम्परेचर गोल है 1.5 डिग्रीज का तापमान को वहां तक रोकने के लिए, और अभी जितने प्लेजेस हैं, जितने एनडीसीज हैं, सबको अगर सही तरीके से भी इम्प्लीमेंट किया जाए तो तापमान जो है सदी के अंत तक कम से कम 2.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। और यूनेप एमिशन गैप की रिपोर्ट का कहना है कि अभी जो करंट पॉलिसीज चल रही हैं वो अगर चलती रही 2030 तक तो एमिशन में वृद्धि जो है वो 10.6% 1990 के मुकाबले उत्सर्जन ज्यादा होगा। जबकि आप लोगों को ध्यान होगा कि पिछले साल की रिपोर्ट में और इस साल की भी जो रिपोर्ट आई है आईपीसीसी, उसका कहना है कि तापमान को अगर हमको सदी के अंत तक 1.5 डिग्री तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है तो 2030 तक जो वैश्विक उत्सर्जन है उसको आधा करना पड़ेगा और 2050 तक नेट जीरो करना पड़ेगा। लेकिन एमिशन गैप रिपोर्ट की हम लोग माने तो अभी ये उत्सर्जन 10% से ज्यादा होता हुआ दिखता है बजाय कम होने के। तो सारी रिपोर्टों का मानना है कि अभी तक के प्रयास काफी कमजोर रहे हैं और इसको बढ़ाने की जरूरत है। और आप लोगों को ध्यान होगा कि पिछले कॉप ने इसी वजह से सारे देशों को बोला था कि आप अपने एनडीसी एनहांस करके फिर से अगले कॉप तक दें। और बड़ी दुखद बात है कि अभी तक सिर्फ 24 देशों ने, जिसमें कि कुछ ही बड़े देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, ब्राजील है, इजिप्ट है,
कुछ बड़े देशों ने और मझोले देशों ने एनडीसी अपना इन्हांस करके दिया है, लेकिन बाकी बड़ी छोटी छोटी कंट्रीज हैं और इस पे हमारे टारगेट पे और एमिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है खास। तो उसको ध्यान में रखते हुए पिछले साल ही एक मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम भी शुरू किया गया था और उसमें कहा गया था कि मिटिगेशन को कैसे इन्हांस किया जाए, इसमें एम्बिशन कैसे लाया जाए, इसमें महत्वाकांक्षा कैसे लाया जाए, उस पे एक वर्क प्रोग्राम स्थापित किया जाएगा COP27 में शर्म अल शेख में। और इसके तरफ बातचीत अभी रही है। बातचीत जून में शुरू हो गई थी बॉन में, जो कि साल के मध्य में बैठक होती है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क की, लेकिन खास कोई प्रगति नहीं हुई। और अभी ये वर्क प्रोग्राम कैसा हो, इस पे काम करने के तरीके क्या होंगे, इसकी कार्यावधि कितने साल की होगी, इन सब चीजों पे भी अभी सहमति नहीं बन पाई है। तो हमारी अपेक्षा है कि COP27 में जो बैठक होगी उसमें मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम पे मीनिंगफुल बातचीत और निर्णय होगा, जिससे कि हम जो वैज्ञान की जो आवश्यकताएं हैं उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में, उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा पांचवी बड़ी चीज मुझे लगता है कि ग्लोबल स्टॉक टेक है। और ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब है कि पेरिस एग्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है उसका एक रिव्यू करना, और उस रिव्यू के लाइट में अगले एनडीसीज नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे उसको इन्हांस करना होगा, उस पे अपना मशवरा और गाइडेंस देना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2025 में कंट्रीज जो है फिर से अपने एनडीसीज देंगे, और इसको ध्यान में रखते हुए 2023 तक ये ग्लोबल स्टॉक टेक की प्रक्रिया को खत्म करके अगले एनडीसीज के लिए गाइडेंस देना है। तो इससे भी अपेक्षा है कि ग्लोबल स्टॉक टेक में भी जो आवश्यकताएं हैं वैज्ञानिक, और जो विकासशील देश और छोटे देशों, द्वीपीय देशों, अल्पविकसित देशों की जो आवश्यकताएं हैं उसका ध्यान रखा जाएगा। और विकसित देश अपनी महत्वाकांक्षा में, या तो वो मिटिगेशन के संदर्भ में हो या एडेप्टेशन और फाइनेंस को सपोर्ट करने के संदर्भ में हो, तो अपनी महत्वाकांक्षा में प्रगति लाएंगे विकसित देश, ऐसा हम लोगों की अपेक्षा है। ये 5 चीजें तकरीबन लॉस एंड डैमेज, क्लाइमेट फाइनेंस, अडेप्टेशन एंड अडेप्टेशन फाइनेंस, मिटिगेशन और ग्लोबल स्टॉक टेक। इसके अलावा मुझे लगता है छठी सबसे जरूरी चीज जो है वो है कि पिछले कॉप में तकरीबन 100 से ज्यादा प्लेजेस और ऐसे निर्णय डिक्लेरेशंस हुए थे कॉप की बातचीत के बाहर, जिसमें कि मेथेन सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से कहा जाए मिथेन प्लेज था, जिसमें 100 से ज्यादा देशों ने ये तय किया था कि 2030 तक वो अपना मिथेन का उत्सर्जन जो है 30% से ज्यादा कम करेंगे। मिथेन हम लोगों को पता है कि शॉर्ट टर्म पीरियड में अगर 20 साल की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड से 86 टाइम्स ज्यादा पावरफुल गैस है जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए। तो इस पे आगे क्या चर्चा रहेगी वो भी देखना हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा एक डिफॉरेस्टेशन प्लेज था, जिसमें कि तकरीबन 150 से अधिक देशों ने अभी तक तय किया है कि वो 2030 तक डिफॉरेस्टेशन को रोकेंगे और इस पे जंगलों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसमें इंडिया नहीं है, चीन नहीं है, साउथ अफ्रीका नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों की अपेक्षा है कि इसमें प्रगति होगी। और खास करके ब्राजील में अभी जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा कि पुराने राष्ट्रपति लूला का फिर से इलेक्शन में वो जीत गए हैं। तो ये एक तरह से अमेज़न के लिए और डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए बड़ी अच्छी बात है और एक तरह का प्रॉमिस समझा जा रहा है। तो इस पे आगे क्या बातचीत रहती है ये भी हम लोगों की देखने की अपेक्षा रहेगी। इसके अलावा बहुत सारे देशों ने कहा था कि हम 2030 से 40 के बीच में या 35 से 40 के बीच में इंटरनल कंबशन इंजन्स, मतलब पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जो इंजन्स हैं, चाहे गाड़ियां हो, चाहे ट्रक्स हो या बसेस हो, उसको खत्म करेंगे। इस प्लेज पे बहुत अभी तक एक तरह से बहुत प्रगति नहीं हो पाई है, और अभी जो हालिया रिपोर्ट है उससे लगता है कि सिर्फ 18-20 देशों ने ही अभी तक कुछ काम किया है, जिसमें कि उनका मानना है कि 2030 से 2050 तक वो जो आइस इंजन्स हैं वो खत्म कर देंगे। 11 देशों ने ये कमिट किया है कि हम जीरो एमिशन बसेस जो है वो 2030 से 2050 के बीच में खत्म कर देंगे, और 9 देशों ने ये कमिट किया है कि हम आईसीई इंटरनल कंबशन इंजन वाले ट्रक्स इस पीरियड के दौरान खत्म कर देंगे। तो इसमें भी और प्रगति की अपेक्षा है।
प्लेजेस में एक महत्वपूर्ण बात थी कि 1000 से ज्यादा शहरों और रीजन्स ने ये भी तय किया था कि वो अपने शहर और रीजन को ग्रीन करेंगे और रेस टू जीरो कैंपेन में शामिल हैं 1000 से ज्यादा शहर और रीजन्स। लेकिन अगर धरातल पे देखें तो अभी एक रेस टू जीरो की रिपोर्ट आई है जिसमें कहना है कि 1/3 से भी कम देश और रीजन्स इस पे अपनी प्रगति रिपोर्ट कर रहे हैं और डेटा और डिटेल्स इस संदर्भ में काफी स्केची है। तो इसमें भी फर्दर क्या होता है वो देखना हमारे लिए जरूरी होगा। इसके अलावा एक और प्लेज जो था वो था कि 2022 तक कोल को खत्म करना अपने देश में। तकरीबन 46 देशों ने निर्णय लिया था कि हम 2022 में अपने देश में कोल को जो है वो खत्म कर देंगे। इसमें कई प्रमुख देश यूके थे, कनाडा थे, पोलैंड था, वियतनाम था। ऐसे देशों ने निर्णय लिया था कि हम अपने देश में खत्म कर देंगे। हालांकि उस पर प्रगति बहुत ही आशाजनक बहुत ही अच्छी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में भी चर्चा की कि रशिया यूक्रेन के युद्ध में दुनिया भर की एनर्जी सिक्योरिटी काफी प्रभावित हुई है और कई देश फिर कोल की तरफ लौटे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने, इंडोनेशिया ने नए कोल लाइसेंस दिए हैं। वियतनाम और सेनेगल और कुछ देशों ने अपना कोल प्रोडक्शन ज्यादा करने की कोशिश की है। इसके अलावा कई यूरोपियन देशों ने कोल प्लांट और गैस की पूर्ति जो है वो नॉर्वे से, यूएस से, मिडिल ईस्ट से, नॉर्दर्न अफ्रीका से और एशिया के देशों से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन देशों का कहना है कि ये सिर्फ ये अभी जो एनर्जी सिक्योरिटी पे संकट आया है उसको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं और ये शॉर्ट टर्म स्टेप है। तो हम लोगों की अपेक्षा है कि वो अपनी बात पे कायम रहेंगे और एक ये शॉर्ट टर्म एफर्ट ही होगा। कोल की तरफ जो वापसी है, कोल और ऑयल और गैस की तरफ वापसी है, वो एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट होगा ताकि इससे जो क्लाइमेट के जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं वो इफेक्ट ना हो। तो इस कॉप से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कॉप की एजेंडा पे हालांकि बहुत सारी चीजों में ये कॉप जो है एक तरह से इंटरिम कॉप है। बहुत सारी चीजों का निर्णय ग्लोबल गोल और अडेप्टेशन की बात करें, हम ग्लोबल स्टॉक टेक की बात करें, हम न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें, तो इन सब का निर्णय अगले सालों में होना है। तो इसको देखते हुए ज्यादातर लोग इसको इंटरिम कॉप मान रहे हैं, लेकिन हम लोगों को लगता है कि लोगों पे जो प्रभाव दिन ब दिन बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हर एक कॉप जो है इक्वली इम्पोर्टेंट होना चाहिए और हर एक कॉप का निर्णय जो है इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज और विकसित देश जो हैं उनमें एम्बिशन और जो विकासशील देश हैं, एलडीसीज हैं, अल्पविकसित देश हैं, उसमें फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग की सपोर्ट के लिए हर एक कॉप एक इम्पोर्टेंट कॉप होना चाहिए। तो मैं फिलहाल अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और दूसरे एपिसोड में आप लोगों से फिर मिलते हैं। नमस्कार।